और बुलेटिन की इस शुरुआत आज की 4 बड़ी सियासी खबरों के साथ करेंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उसकी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय नाश्ते पर यूपी और उत्तराखंड के करीब 40 सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। इन दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव होना है। आज वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन है, जिसे प्रधानमंत्री वर्चुअली संबोधित करेंगे। आज लखनऊ में अमित शाह निषाद समाज जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव रायबरेली में विजय यात्रा निकालेंगे। यानी पूरे के पूरे यूपी में घटनाक्रम का दिन है। यूपी को दोबारा फतेह करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिन के अंदर यूपी के 4 दौरे करने वाले हैं। इसमें उनका दोबारा वाराणसी जाने का कार्यक्रम भी है। इसी संदर्भ में आज दिल्ली में होने वाली चाय नाश्ता पार्टी भी अहम बताई जा रही है। पीएम के साथ चाय नाश्ता पार्टी में यूपी और उत्तराखंड के 40 सांसद शिरकत करेंगे। ये दोनों राज्य चुनाव वाले हैं। माना यही जा रहा है कि मुलाकात में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। संसद के शीत सत्र के दौरान पीएम इस तरह की 4 मीटिंग्स कर चुके हैं। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ मुलाकात की। आज की मुलाकात में क्या बात निकल कर आती है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन अभी देखिए पीएम के मिशन यूपी पर यह रिपोर्ट। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। कभी हिंदुत्व कार्ड, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कभी विकास के दावे, योजनाओं की हरी झंडी हो या फिर तोहफों की बौछार। चुनावी मौसम में यूपी की गलियां सियासी वादों से पटनी शुरू हो गई हैं। जहां बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी की अगुवाई में यूपी में दोबारा इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरी है। यही वजह है कि पीएम मोदी यूपी में ताबड़तोड़ दौरे करने जा रहे हैं। 18 से 28 दिसंबर के बीच 4 बार यूपी जाएंगे। 18 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज में 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और वहीं 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लिए यूपी को अपनी कर्मभूमि बताया तो यूपी की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर यूपी में विरोधियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ मैदान में उतरी और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है, उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। बीजेपी की नजर एक बार फिर पूर्वांचल पर है, जिसने बीजेपी को लखनऊ की गद्दी पर काबिज किया। यही वजह है कि 2 दिन के काशी दौरे के बाद एक बार फिर 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी काशी का दौरा करेंगे, जहां से वो पूर्वांचल की सियासत को साधने की कोशिश करेंगे। उधर यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए तोहफों का पिटारा खोल दिया। प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब की धनराशि, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़, खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़, किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़। यही कहने के लिए आए हैं, हम यही कहने के लिए आए हैं कि जो स्पीड सरकार ने बढ़ाई है वो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य के रूप में देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए वह स्पीड फिर से स्पीड ब्रेकर न आने पाए, इस दृष्टि से हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। और एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है।
बहरहाल एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, जहां बीजेपी मोदी का मैजिक दोहराने की उम्मीद के साथ 2022 के सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, पूरा का पूरा जो कार्यक्रम डिजाइन रहता है प्रधानमंत्री का, वो इस तरीके से होता है कि पूर्वांचल पर फोकस हो, वहां पर जितने भी शिलान्यास के कार्यक्रम हो, उद्घाटन के कार्यक्रम हो, एक के बाद एक ये लंबी झड़ी है। बिल्कुल नेहा, अगले 4 कार्यक्रम अगर आप देख लें तो एक कार्यक्रम शाहजहांपुर में है जो कि ब्रज का इलाका है, और शाहजहांपुर से आप उस पूरे इलाके को देखिए जिधर प्रधानमंत्री जी से साधने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज में है, उसके बाद महिलाओं के बड़े सम्मेलन में शिरकत करेंगे, कानपुर में होंगे जहां मेट्रो रेल का उद्घाटन करेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। आज 40 सांसदों के साथ उनकी बैठकें हैं। प्रधानमंत्री ने एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की चुनाव कमान को अपने हाथ में लगभग ले लिया है। पूर्वांचल पर पूरा जोर दिखाई देता है और पूर्वांचल में आधे दर्जन से ज्यादा बड़े कार्यक्रम उनके हो चुके हैं, और अगले 4 जो कार्यक्रम है उसमें से 3 कार्यक्रम पूर्वांचल या पूर्वांचल के आसपास के ही इलाकों में हैं। तो प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इस बार फोकस्ड हैं कि जितनी ज्यादा हो सके वो अपनी योजनाओं को तेजी से नीचे तक पहुंचा सके। दूसरी तरफ जो बीजेपी का अपना एग्रेसिव हिंदुत्व कार्ड है वो अलग चल रहा है। तो कुल मिलाकर दो तरीके से बीजेपी इस वक्त काम कर रही है। सीधे योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचने की कोशिश, और दूसरी तरफ अगर आप काशी कॉरिडोर देख लें, अयोध्या में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनका विजिट देख लें, और अब काशी और ब्रज क्षेत्र में भी, काशी के बाद अब ब्रज क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की जो सभाएं और कार्यक्रम लगे हैं। तो पूर्वांचल से अब प्रधानमंत्री का रुख धीरे धीरे पश्चिम की तरफ हो रहा है, और 19 तारीख के बाद कानपुर, ब्रज और पश्चिम की तरफ प्रधानमंत्री बढ़ेंगे। यानी कि अगर हम इसे एक लाइन में कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री ने मथने का मन बना लिया है, और आने वाले आपको हफ्ते 2 हफ्ते में पूर्वांचल और पश्चिम दोनों तरफ उनकी सक्रियता दिखाई देगी। ठीक है, पूर्वांचल से पश्चिम का रुख हो गया है, ये जानकारी कुमार अभिषेक दे रहे थे। लेकिन यूपी में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में सामने आ चुके हैं। तो वहीं बीजेपी की काट के लिए एसपी सुप्रीमो अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव से हाथ मिला लिया है। दोनों की पार्टी इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। चाचा और भतीजा साथ आए तो उत्साह से भर उठे समर्थक। 6 साल के अलगाव के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ गए हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव दोनों की पार्टी मिलकर लड़ेगी। कल की करीब 45 मिनट की बातचीत के बाद एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर रिश्ता पक्का होने का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने ट्वीट किया, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। यूपी में बने इस समीकरण से अखिलेश और शिवपाल दोनों के समर्थक उत्साह से भर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जीत का सूत्र मिल चुका है। ऐलान हो जाएगा। हम लोग के नेता, हम लोग के आदर्श माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अभी आए थे, बातचीत करके गए हैं, और जो उनका निर्णय होगा हम लोगों को इतनी खुशी है, इतने हम लोग उत्साहित हैं। हम लोग शुरू से कितना जरूरी था ये गठबंधन, गठबंधन कितना जरूरी था? बहुत जरूरी है, ये प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश को बचाना है, महंगाई से मुक्ति पाना है, अत्याचार से मुक्ति पाना है, और गरीब मजलूम की आवाज उठाने वाले शिवपाल जी को साथ में रखना। लगता नहीं कि सीटों को लेकर के मामला फंसेगा? सीटों को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, पहले से चाचा भतीजे में तय हो चुका है कि कैसे कौन सी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, सुशील समाज पार्टी और सपा पार्टी। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि भतीजे जो है चाचा से मिलने आए हैं, परिवार एक हो रहा है, हम सब लोग एक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो परिवार को एक होना पड़ेगा और प्रेम से परिवार और पार्टी को चलाना पड़ेगा। पिछले चुनाव में इसी का नुकसान हुआ था। बिल्कुल 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 हुआ था, इसमें कोई भी वो नहीं है।
कार्यकर्ताओं में भी जोश है और एक तरीके से अब लंबे समय से जो मांग चल रही थी वो अब इस मुलाकात के बाद साफ होती नजर आती है। आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन का क्या प्रारूप है वो अभी जानना दिलचस्प होगा, लेकिन ये साफ है कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश है और दोनों 2017 में जिस तरीके से बिखराव हुआ था उसके बाद दोनों का एकजुट होना कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में पार्टी और इस गठबंधन की मजबूती की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। कल शाम करीब 3:45 बजे अखिलेश लखनऊ में अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से मिलने उनके घर गए थे। अखिलेश के पहुंचते ही शिवपाल के घर के बाहर एसपी समर्थकों का जमावड़ा हो गया। गठबंधन की अटकलें तेज हो गई, जिस पर बाद में एसपी सुप्रीमो ने मुहर लगा दी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश शिवपाल की मुलाकात पूरे पारिवारिक अंदाज में हुई। अखिलेश यादव अकेले चाचा शिवपाल के घर पहुंचे थे। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष किरणमय नंदा भी वहां पहुंच गए। मिलते ही अखिलेश ने पांव छुए तो शिवपाल भावुक हो गए। उन्होंने भतीजे को गले से लगा लिया। यूपी की मजबूरी है, शिवपाल जरूरी है। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने पहले भी एक बार ये कहा था और न गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत है, न किसी चीज की कोई परेशानी है। चाचा भतीजे के मिलन से दोनों पार्टी में जोश है। अलीगढ़ में मिठाइयां बांटी गई, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस गठबंधन का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। मैं इतना कह सकता हूं कि पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था, बीएसपी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। और वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया। तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, इन सब का मुकाबला आपस में है। लेकिन चाचा भतीजे की जो नूरा कुश्ती है ये बहुत दिन से देख रहे हैं और हर चुनाव में देखा है। 2017 हो 2019 हो, ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती होते, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इससे उनको कुछ लगता होगा फायदा मिलता है, मगर हमें जो दिखता है कोई फायदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज़ से कोई घबराहट नहीं है। कोई आए या जाए समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, इन्होंने प्रयास कर चुके हैं, कांग्रेस से कर चुके हैं, फिर उन्होंने मायावती जी के साथ करा जिसको महागठबंधन कहा जा रहा था। तो ये तो भाई भाई हैं, तो मिलेंगे नहीं तो क्या होगा? बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के और कौन काम है? बीजेपी का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो। अभी देखिए कल हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं। दुनिया में झूठ बोलने वाला नेता है जितना, वो भाजपा में है। मुलायम के कुनबे में झगड़ा करीब 6 साल पहले ही शुरू हो गया था। परिवार की ये लड़ाई इस स्तर तक पहुंच गई कि अखिलेश ने शिवपाल को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, तो चाचा ने भतीजे को ही पार्टी से बाहर कर दिया था। कुछ दिन बाद ये लड़ाई थमती दिखी थी, लेकिन बाद में शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी बनाकर अपने लिए अलग राह चुन ली। अब फिर वो साथ आ चुके हैं। अभिषेक मिश्रा, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, पारिवारिक मतभेद भी दूर हो गए हैं या सिर्फ राजनीतिक मतभेद दूर हुए हैं? क्योंकि एक ऐसा वक्त भी था जब शिवपाल यादव से मिलने तक को तैयार नहीं थे अखिलेश। देखिए, मतभेद कितने दूर हुए हैं ये कहना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन गए थे। दोनों के समर्थकों का दबाव उनके ऊपर इतना ज्यादा था कि ये गठबंधन लगभग होना तय था। और पिछले कुछ समय से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव लगातार इस बात का इशारा कर रहे थे कि वो दोनों साथ आएंगे। इन दोनों के बीच का जो मतभेद है, पारिवारिक मतभेद है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये कहना बेहद मुश्किल है। हालांकि कल की मुलाकात पारिवारिक अंदाज में हुई, परिवार से मिले हैं, कुछ भावुक पल भी रहे, मगर इन सब के बावजूद आप देखें दोनों जो ट्वीट आए, अखिलेश यादव ने सीधा उन्हें प्रसपा अध्यक्ष कह के अपना ट्वीट किया और कहा कि गठबंधन अब तय हो गया है। तो ये गठबंधन जितना सहज दिख रहा है उतना सहज नहीं है, लेकिन ये मजबूरी का गठबंधन है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के दबाव का ये गठबंधन है और सहज इस लिहाज से कहा जा सकता है कि दोनों एक ही विचारधारा के, एक ही जगह से निकले हुए हैं। और ऐसे में इस गठबंधन का फायदा समाजवादी पार्टी को जरूर मिलेगा, क्योंकि
शिवपाल यादव जीतने की स्थिति में कितना है ये तो कहना मुश्किल था, लेकिन वो नुकसान करने की स्थिति में काफी ज्यादा रहे हैं। और इन्होंने आज के पहले जितने चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को ये दिखाया है। अब एक बात निकल करके सामने आती है कि क्या सीटें कितनी होंगी, कौन कौन कहां लड़ेगा। तो एक बात समझ लीजिए कि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 7 से 10 सीटों के आसपास प्रसपा को दिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसके सिंबल पर और भी अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और मजबूत है तो उसको एडजस्ट करें। यानी कि दोनों स्थितियां बन सकती हैं। कुछ सीटों पर प्रसपा के चुनाव निशान पर चुनाव लड़े जाएंगे, जबकि कुछ लोग हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर चुनाव लड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, कुमार अभिषेक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी की बात करते हैं, जहां पर आज अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देश भर से 100 मेयर वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी मेयर्स को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सम्मेलन की पूर्व संध्या पर कल देश भर से पहुंचे मेयर्स ने गंगा आरती में शिरकत की और क्रूज से काशी दर्शन किए। घाट पर दिव्य गंगा आरती और सामने गंगा की लहरों पर रंग बिरंगी रोशनी में नावों और क्रूज की अटखेलियां। ये दिव्य दृश्य वाराणसी का है, जहां गंगा आरती देखने के लिए कल पहुंचे थे देश भर से 150 हाई प्रोफाइल मेहमान। जी हां, मुख्यमंत्री सम्मेलन की तर्ज पर आज वाराणसी में महापौर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से करीब 150 मेयर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। ये सभी मेयर कल शाम गंगा आरती में पहुंचे, जहां घाट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन की पूर्व संध्या पर सभी मेयरों ने दिव्य काशी और भव्य काशी को क्रूज से देखा। काशी के वैभव को देखकर मेयर अभिभूत नजर आए। जी, आज पहली बार हमारे आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस बनारस काशी की ये जो काया पलट देखकर आज खरे हृदय से बहुत अंदर से खुशी होती है कि एकदम नया सा लगता है। इस तौर पर मैं गुजरात की ओर से और सूरत शहर की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार बनारस आई हूँ और मैंने देखा, और जैसे से हम लोग रास्ते में से आ रहे थे तो बहुत ही कलरफुल बनारस जो है वो बना दिया गया है। और हर जगह लाइटनिंग, इतनी सुपीरियर क्वालिटी की लाइट्स लगी हुई हैं, डेकोरेटिव लाइट्स अलग अलग लगी हुई हैं। अलग जहाँ पर भी टेम्पल हैं या ट्रीज हैं उनको अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का शुभारंभ पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे। इससे देश के 4800 स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, पार्षद और अधिकारी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रातः 10:30 बजे ये सम्मेलन टीएफसी में आरंभ होगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी इसमें उपस्थित होंगे और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर दिव्य काशी भव्य काशी के नाम से शुरू हुए कार्यक्रम का हिस्सा हो चुका है। इस कड़ी में बीजेपी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो चुका है। अगले महीने तक अभी और भी कई बड़े आयोजन होंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक। बात अब कर्नाटक के कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के विवादित बयान की करेंगे। कर्नाटक विधानसभा में रमेश कुमार ने एक बेहद शर्मनाक टिप्पणी कर दी, जिससे देश भर में रोष है। क्या कहा है रमेश कुमार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कितना शर्मनाक है ये। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के रमेश को लगता है कि रेप ना रोक सको तो उसके मजे लेना चाहिए। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कांग्रेस विधायक ने यह शर्मनाक टिप्पणी लोकतंत्र के उस मंदिर यानी विधानसभा में की, जिस पर हर नागरिक की गरिमा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it.
हैरानी की बात यह है कि विधानसभा में जब ऐसी शर्मनाक बात कही गई तो स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े उसे रोकने की जगह हंसते नजर आए। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में कई विधायक बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर शाम 6 बजे तक चर्चा खत्म करना चाहते थे। विधायकों ने समय बढ़ाने की मांग की तो स्पीकर ने बोलना शुरू कर दिया। ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು। स्पीकर की इसी बात पर कांग्रेस विधायक ने रेप वाली शर्मनाक बात कह दी। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कांग्रेस विधायक के इस शर्मनाक बयान पर सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिंगा अडिगा ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। How much more shameful can this kind of a talk be in the assembly where women voters have sent these fellows giving our votes and we pay our taxes to them? Don't they know that rape is the most heinous, brutal violence and crime on women and their bodies? Why should this man continue to represent women? I want the president of the Congress political party to not only suspend this fellow but ensure that he never gets another ticket to stand for elections anywhere. ये पहली बार नहीं है जब रमेश कुमार ने ऐसी शर्मनाक टिप्पणी की है। फरवरी 2019 में जब वो स्पीकर थे तो उनके ऐसे ही एक बयान से भारी बखेड़ा खड़ा हुआ था। तब उन्होंने कहा था, मेरी स्थिति रेप पीड़िता जैसी है। रेप एक बार हुआ, अगर आपने इसे वहीं छोड़ दिया होता तो ये गुजर जाता, लेकिन जब आप रेप की शिकायत करते हैं तो आरोपी को जेल में डाला जाता है। तो उसका वकील आपसे सवाल करता है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ। रेप एक बार होता है, लेकिन कोर्ट में आपसे 100 दफा रेप होता है। मेरी स्थिति ऐसी ही है। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. साफ है रमेश कुमार की ऐसी शर्मनाक टिप्पणी का इतिहास है। कांग्रेस यूपी में महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनाव अभियान चला रही है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन क्या वही कांग्रेस अपने इस विधायक पर कोई एक्शन लेगी? बेलगावी से नोलन पिंटो के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जिसके सामने आते ही कई देशों में कोविड के नए केसेस की तादाद बढ़ गई है। ब्रिटेन में कल 88,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो इससे पिछले दिनों की तुलना में 10,000 गुना ज्यादा हैं। लेकिन भारत में क्या स्थिति है, देखिए। ये मिस यूनिवर्स बनकर भारत लौटी हरनाज संधू हैं, जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद सीधे अपने घर चंडीगढ़ नहीं जा सकी और इन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के चलते 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने हरनाज के सैंपल भी लिए। 8वें दिन रिपोर्ट आने के बाद इजराइल में विजेता रही हरनाज को 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटर भी करना होगा, तब जाकर वो आम लोगों की तरह घूम फिर सकेंगी। भारत में सख्ती की वजह ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले हैं। देश में ओमिक्रॉन के कुल 78 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 32 मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। राजस्थान में 17, दिल्ली में 10, केरल में 4, गुजरात में 5, कर्नाटक में 3, आंध्र प्रदेश में 2 और एक मामले पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ और तमिलनाडु में सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। उसी से सबक सीखकर राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में नए साल से पहले तक यानी 31 दिसंबर तक मुंबई में धारा 144 लगा दी है। सरकार को डर है कि कहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के बीच ओमिक्रॉन जैसा सुपर स्प्रेडर बेकाबू न हो जाए। मुंबई पुलिस
पुलिस ने ये सख्त हिदायत दी है मुंबई वासियों को कि हर कीमत पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। अब धारा 144 लगाई गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर मुंबई पुलिस की खासी पैनी नजर रहेगी। मुंबई में धारा 144 लगाए जाने के साथ ही पुलिस भी सक्रिय हो गई है। मुंबई में लोगों की जांच की जा रही है, लेकिन फिर भी कोरोना के मामले थमते नजर नहीं आ रहे। ये एक्टर संजय कपूर का घर है, जिनकी बेटी शनाया कोरोना की चपेट में क्या आई। सुबह सुबह बीएमसी की टीम सैनिटाइजेशन के लिए पहुंच गई। बॉलीवुड कोरोना से सहमा हुआ है। कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गयी। उनके बाद सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और शनाया की मां महीप कपूर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। अब शनाया भी वायरस की चपेट में है। मुंबई की तरह दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा हो रहा है। 4 नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 10 हो चुकी है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली के LNJP अस्पताल में ओमिक्रॉन मरीजों के लिए रिजर्व बेड की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 में से 9 मरीजों का इलाज भी इसी अस्पताल में चल रहा है। कुल 10 केसेस कंफर्म हो चुके हैं अभी तक, और जो केसेस हैं 10 कंफर्म है। LNJP में भी 40 लोग हैं, जिसमें 38 पॉजिटिव हैं। और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग अभी पॉजिटिव पाए। दिल्ली जैसे महानगरों में जहां प्रशासन तैयारियों के स्तर पर काम कर रहा है, तो वहीं छोटे शहरों में प्रशासन की अपनी समस्याएं हैं। मुरादाबाद में अब तक 519 लोग विदेश से लौटे हैं, जिनमें से 130 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ट्रेस नहीं कर पा रहा। इसकी वजह विदेश से लौटे लोगों का गलत पता और फोन नंबर देना है। 519 आज शाम तक 519 लोगों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, तो अभी चिन्हित कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है? हाँ, करीब 1 से 30 के आसपास ऐसे लोग हैं जो इससे हमारा भी संपर्क नहीं हो पाया है। मुरादाबाद की तरह आंध्र प्रदेश में भी 30 से ज्यादा लोग विदेश से लौटकर लापता हो चुके हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।